whatever I will speak. चलिए, let's start. So, we are discussing about the RUA method of CBSE, and in this we are going to discuss some of the questions regarding RUA method. Okay, it was also known as KUA method. Knowledge, K, U, understanding, A, apply. So before this Bloom's taxonomy, we were having only three things. KUA. Okay, and because of that, only the CBSE's percentage was also high. But now we are not having this kind of thing, and we will have certain appraisive percentages that you can get lesser percentage if you do not learn about analyze, evaluate, and creativity. Okay, so just read first question. Comment on the significance of GDP in measuring economic activity. So what do you want to write in this? Comment on the significance of GDP in measuring economic activity. जीडीपी को हम एक्टिविटी रिलेटेड करके बताना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जितना भी पैसा हम बना लेते हैं वो जीडीपी में ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाता है टोटल। That's it. देखो, if you are getting to the answer, then you must have a journey. Okay, then you must create a journey, and this category belongs to the knowledge category. So you have to show off your knowledge. What I am saying, show off. शो ऑफ कब होता है? शो ऑफ होता है जब आपको कुछ पता होता है। ठीक है, सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू आर सपोज टू राइट द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी फर्स्ट। फॉर एग्जांपल, आप सबसे पहले ये बताओ इसके अंदर की जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी। ओके, क्योंकि डी है तो विद इन द इकोनॉमी बोलना पड़ेगा। सही है, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने आपको बोला। सही है, तो आप उसमें ग्रॉस वैल्यू बोल लो, ग्रॉस वैल्यू ऑफ टोटल, ग्रॉस टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमी। सही है, अब इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप मेजर कैसे कर सकते हो? So if the GDP is increasing, then certainly we can say that the development of resources is there and our economy is having better resources, or we are having better technology to convert it into the goods and services. Okay, सो आप कह सकते हो कि जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमारे देश के अंदर ज्यादा हुई, और हमारे देश के अंदर पहले से ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, या हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज थी उनका प्रोडक्शन बेटर तरीके से हो रहा है, तो उतनी ही रिसोर्सेज में ज्यादा प्रोडक्शन हो पा रहा है। सही है, जो जो चीजें उसमें निकल के आती हैं वो आप उसमें बता सकते हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जीडीपी घट रहा है ना, तो अगर जीडीपी घट रही है, जैसे कि एक साल की जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो 7% से 6% के बीच रहती है, और नरेंद्र मोदी के, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ जो वो आंसर में आप शो करेंगे, है ना, और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हमने देखा कि जो जीडीपी ग्रोथ है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट राइज आया। तो हम उसको केवल इस तरह नहीं देखते हैं कि जीडीपी में 1% या 2% का इंक्रीमेंट आया, हमें उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि पहले हमारी जीडीपी को बढ़ाने के लिए वी आर नॉट हैविंग सो मेनी things to do. We are not having so many industries for production. But right now, due to Make in India policy, due to Startup India scheme, and many other schemes or programs by the BJP government, we are having so many productions going on. And because of that, our resources are being utilized properly. That's why we can say that GDP is having significance in मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। समझ में आया? ये बनेगा आंसर। मतलब नॉलेज बेस्ड आंसर्स जितने भी होते हैं उसके अंदर आपको एक बात पर नहीं जाना है, आपको जोड़ना है उस आंसर को एक बेसिक टर्म से। यानी मैंने इसमें जीडीपी की डेफिनेशन बताई, वो बेसिक टर्म है, आप जानते हो, और उस बेसिक चीज को मैंने किससे जोड़ दिया? करंट से जोड़ दी। सही है, करंट सिनेरियो से जोड़ दिया, और करंट सिनेरियो से जोड़ने के बाद उसका आंसर हमने क्रिएट किया। गॉट इट? तो हमने इसमें क्या क्या डिग्रीज देखी? हमने देखा सबसे पहले जीडीपी डेफिनेशन बहुत ही बेसिक होती है, फिर उसके बाद में हमने जोड़ा कि जीडीपी के बढ़ने से क्या होता है और घटने से क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने जोड़ा कि जीडीपी अभी जो बढ़ रहा है उसका क्या रिफ्लेक्शन है। गॉट इट? समझ में आ गया? तो ये इसका एक बहुत बेहतरीन आंसर था फुल मार्क्स के लिए। इसी चीज में अगर मैं मान लो करंट सिनेरियो को नहीं जोड़ता हूं और मैं ये बता देता हूं कि जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है और जीडीपी के घटने से बढ़ने से क्या होगा और घटने से क्या होगा, तो तुम्हारे हाफ मार्क तक कटेगा या 1 मार्क कट जाएगा, इससे ज्यादा नहीं कटेगा। सही है, तो इसलिए मेरी राय ये रहेगी कि जो भी आंसर आप लिखने के लिए जा रहे हो उसको करंट सिनेरियो के साथ थोड़ा बहुत लिंक कर देना, तो उससे आंसर के मार्क्स फुल हो जाते। गॉट इट?
जिन आंसर्स के फुल मार्क्स मतलब आपको चाहिए और उसमें करंट चीजें नहीं भी जोड़नी है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो अभी हम पहले मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ रहे हैं। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, कमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, सो कमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, व्हाट यू आर सपोज टू राइट। क्या लिखोगे इसमें कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में, बताइए। हम क्या पढ़ रहे हैं, नॉलेज, है ना, तो जो आपको रिमेम्बर है उसके ऊपर जाओ ना। डेफिनेशन दिया है इसका, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन आएगी प्रॉपर। ये बताना है वो इम्प्लिसिट एक्सपेंस होता है हमारा, तो वैसे काटने के लिए उससे हमारी नेशनल इनकम रिड्यूस हो सकती है। बिल्कुल, यानी आपको इसमें ये बताना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन क्या है, सबसे पहले आप ये बताएंगे तो डेप्रिसिएशन क्या है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ द एसेट बाय रियलिटी दैट्स इट। ऑफ ग्रेजुअल टाइम gradually assessed 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 decrease in the value of fixed assets is known as depreciation. Okay, या assessed value, assessed decrement of the value of goods, या assessed decrement in the value of fixed assets due to wear and tear is known as depreciation. ये आप इसमें लिख सकते हो, बहुत सही रहेगा। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि इफ द fixed assets are losing their value, वो अगले पैराग्राफ में, if the fixed assets are losing their value but they are not assessed how much value they would lose, then in this case it will be known as capital loss. And capital loss occurred due to sudden accident or any critical damage due to any calamity or natural disaster. Okay, so in this case capital loss is not considered anyhow in the national income. Okay, तो ये पहले ये हो गया हमारा, है ना, पहले हमने डेप्रिसिएशन की मीनिंग बताई, बिल्कुल सिंपल। फिर उसके बाद हमने बताया कि डेप्रिसिएशन से कैपिटल लॉस अलग क्यों होता है और उसे हम कंसिडर नहीं करते। अब आप क्या बताओगे, अब आप बताओगे डेप्रिसिएशन को क्यों कंसिडर करते हो। ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन असेस्ड वैल्यू होता है और वो इम्प्लिसिट एक्सपेंस होता है, दैट्स व्हाई हमें उसको इंटरमीडिएट कंजम्पशन में काउंट करना पड़ता है अंडर वैल्यू एडेड मेथड। एंड इन अदर मेथड्स आल्सो वी कैन सी दैट इट इज सर्टेनली एन एक्सपेंस। ओके, देयरफॉर वी डिडक्ट डेप्रिसिएशन इन ऑर्डर टू गेट द करेंट वैल्यू और द नेट वैल्यू। समझ गए, तो नेट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई हम ये बोल सकते हैं कि व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम डेप्रिसिएशन इज कंसीडर्ड फॉर डिडक्शन। सही है, टू कैलकुलेट द नेट वैल्यू। गॉट इट, ये बताओगे आप। फिर इसके बाद में आप ये बता सकते हो कि करंट सिनेरियो में डेप्रिसिएशन में क्या जोड़ना है, तो ये जरूरी लग रहा है आपको, अभी इतना जरूरी नहीं लग रहा है, तो आप यहां इसको छोड़ सकते हो। मान लो आपको करंट सिनेरियो में डेप्रिसिएशन बताना पड़े, तो आप इसको कुछ इस तरह बता सकते हो कि करंट सिनेरियो में गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज जो है वो काफी ज्यादा प्राइवेटाइज हो गई हैं, तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए डेप्रिसिएशन का रोल कम है और प्राइवेट सेक्टर के लिए डेप्रिसिएशन का रोल ज्यादा है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ज्यादा है और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज कम है। Got it? बस हो गया, समझ गए। तो इतना आपको लिखना आना चाहिए भैया। देख रहे हो कहाँ पहुंच रहे हैं क्वेश्चन ये। तुम अभी तक लल्ला लल्ला लोरी पे पड़े हुए हो और यहाँ पर लोरी की पता नहीं क्या ही बना दिया, नॉवल बना दिया लोरी का। समझ गए, तो उसको थोड़ा सा हैविली पकड़ो, तब जाएगा दिमाग में, ऐसे नहीं जाएगा। छुट्टियां बीत चुकी हैं, दिमाग खुल चुका है ना। अब वो खुले हुए दिमाग से खुले हुए आंसर्स लिखने की कोशिश करनी है। व्हाट डू यू से, अंडरस्टैंड पर आए या रिमेम्बरिंग की पांचों करा दूं अभी, हैं हैं, दो दो सबके करा दूं। चलो तो फिर अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं अब आपके। ठीक है, चलिए, तो अंडरस्टैंडिंग में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखी जाती है। अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में क्या चीज चाहिए, देखो इससे पहले जो मैं बता रहा था ना आपको, अंडरस्टैंडिंग वाले, अंडरस्टैंडिंग वाले जितने भी आंसर्स होते हैं दे आर नॉट सपोज टू बी राइट, दे आर नॉट सपोज टू बी राइट इन पॉइंट्स। उनको पॉइंट्स में नहीं लिखना, केवल और केवल नॉलेज वाले क्वेश्चंस को पॉइंट में नहीं लिखना है, कुआ में। सही है, कुआ में नॉलेज वाले क्वेश्चंस में पैराग्राफ चलेगा। आपने देखा मैंने जो दो क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन करे वो दोनों ही क्वेश्चन में तीन तीन हिस्से थे, है ना, तो तीन पैरा बनेंगे उसके अंदर, बिल्कुल वैसे ही। सही है,
सो दैट विल बी द स्टेप मार्किंग। ठीक है, ध्यान रखना, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस की स्टेप मार्किंग काफी सिंपल होती है, छोटी होती है। और अगर आप चले जाते हैं उसमें, किसमें, अप्लाई में या एनालाइज में या एवेल्युएट में, तो इसमें लंबी होती है, क्रिएटिव में भी कम होती है। सही है ये। पर क्रिएटिव वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं घोड़े वाले क्वेश्चन, गधे वाले नहीं। तो घोड़े वाले क्वेश्चंस में उनके करने के चांसेस भी बड़े कम होते हैं, तो आपने अटेम्प्ट अगर कर दिया वो, तो फुल मार्क्स मिलते हैं उस पर ज्यादा। सही है। तो अगर घोड़ा बनना है तो ये क्वेश्चंस को करके देख लेना, वरना गधे तो तुम हो ही। मैं डिसरेस्पेक्टफुली गधा नहीं बोल रहा हूँ। गधा वो है जो हार्ड वर्क में यकीन रखता है, और घोड़ा वो है जो स्मार्ट वर्क में नहीं। घोड़ा वो है जो इंप्रेसिव वर्क में यकीन रखता है। तुम्हें कौन भागता हो ज्यादा अच्छा लगेगा, गधा या घोड़ा? बस, घोड़ा भागता हो क्यों अच्छा लगेगा? एलिगेंस की वजह से। सही है, उसके काम करने के तरीके की वजह से। सही है। तो आपके काम करने का तरीका, जब घोड़ा भाग रहा होगा तो आपको पावर महसूस होगी। हालांकि घोड़े से ज्यादा एंड्योरेंस गधे की होती है, लेकिन फिर भी आपको गधा भागता हुआ सुंदर नहीं लगेगा। घोड़ा भागते हुए मजल उसका इतना कम होता है कि घोड़ा 1 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले लेता है, 2 किलोमीटर के बाद ब्रेक ले लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। और शहर में भागने की भी जगह कम है, लेकिन जहां कहीं तुमने घोड़े को भागते हुए देख लिया, जिंदगी भर के लिए वो लम्हा याद हो जाएगा कि भाई क्या भागा था। है, तबड़क तबड़क आवाज आ रही थी प्रॉपर। मैंने देखा हुआ है ऐसे, बराबर से घोड़ा गुजरा ना, तो मतलब मैं बाइक पर था और बाइक को हम रौंदा रहे हैं 120 पे, और बराबर से घोड़ा, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए वो मेरे आगे गया था बस, बाकी तो मैं ही आगे था फिर उसके। लेकिन उसको देखने के लिए मैंने अपनी गाड़ी 30-35 तक भी कर दी थी, कि घोड़े को भागते हुए देखें। बंदा घोड़े को दौड़ा रहा था खेतों में, और मैं इधर बाइक पे। मतलब हम लोग, मतलब इकट्ठे होते कम से कम 10-15 लोग, कुछ बाइक्स पर थे। बाइक मेरी वो बुलेट नहीं थी, सेंट्रा थी पुरानी, वो जो है सिंपल वाली बाइक्स 10-12। और बीकॉम के हम बच्चे नए नए बीकॉम में पहुंचे हैं, और बराबर में वो खेत में वो घोड़े को दौड़ा रहे हैं। तो जो उसका एलिगेंस था दौड़ने का, इमेजिन कर सकते हो तुम कैसा होगा, है ना। कि घोड़े के बाल उड़ रहे हैं, और जो घोड़े के ऊपर बैठा है वो आदमी बार बार ऊपर नीचे उछल रहा है, और हम सोच रहे हैं यार इसकी भी हिम्मत है, इतना तेज घोड़ा भाग रहा है और ये बैठ पा रहा है। हर चीज उस चीज की रिकॉर्ड होती है ना, दिमाग में। वो इमेज, वो आवाज, है, घोड़े की एजिलिटी, के भाई घोड़े के अंदर ताकत कितनी है ना। और घोड़े का जो मूवमेंट है, उसकी ब्यूटी, सब चीज दिख रही है। बिल्कुल वैसे ही जब आप आंसर लिखने के लिए जाते हो, तो आपको उस आंसर की ब्यूटी को भी देखना है, कि वो आंसर देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अगर वो आंसर आप सुंदर लगवाना शुरू कर दो, तो आप 100 आउट ऑफ 100 वाले बच्चे हो। बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि क्या सीबीएसई के अंदर टीचर्स इतने निकम्मे हो चुके हैं, कि मतलब उनका शब्द कुछ और होता है, क्योंकि वो मेरे सामने बोल रहे हैं, बट वो लिटरली यही कहना चाहते हैं कि क्या सीबीएसई के अंदर टीचर इतने निकम्मे होते हैं कि 100 में से 100 दे देते हैं बच्चों को? क्या बच्चे ने कॉमा फुल स्टॉप की गलती भी नहीं की? तो बेटा ऐसे अंकल आंटियों से मैं एक बात कह सकता हूँ, कि भाई साहब, आप जब सीबीएसई में एग्जाम अटेम्प्ट करके आते हो ना, तो वो इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, वो सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं। और सब्जेक्ट के एग्जाम को जब देंगे, तो उसको चेक करने का तरीका भी उसी सब्जेक्ट के हिसाब से ही होता है। अगर आप अकाउंट्स के एग्जाम में थ्योरी लिख कर आ रहे हो, थ्योरिटिकल क्वेश्चन में, तो थ्योरिटिकल क्वेश्चन की थ्योरी बीएससी जितनी नहीं होगी, है ना। इकोनॉमिक्स जितनी नहीं होगी, जितना मांगा है उतनी होगी। इकोनॉमिक्स में लिख कर आ रहे हो तो पॉइंट्स में चाहिए, बीएसटी में लिख कर आ रहे हो तो आपको पॉइंट्स के पैराग्राफ भी बनाने हैं, है ना, एक्सप्लेनेशन चाहिए। इंग्लिश में लिख के आ रहे हो तो आंसर छोटा भी हो सकता है, प्रिसाइज भी हो सकता है, लेकिन कॉमा फुल स्टॉप भी देखा जाएगा। तो हर चीज को चेक करने का तरीका अलग अलग है। इकोनॉमिक्स में चेक करने का तरीका, जो अभी मैंने आपको बताया ना घोड़े वाला, वो है कि आप अपने आंसर में जो मेन चीजें हैं उनको पहले शो कर दो, और उससे आपका आंसर क्लियर हो जाता है। वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तो घोड़े वाले सारे तरीके मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए बताता रहूंगा। अभी अंडरस्टैंडिंग का पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं। कमेंट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी। ठीक है। तो बेटा जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है, ये हमें बताना है। देखिए, अंडरस्टैंडिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो नॉलेज वाले से ऊपर इसलिए आते हैं बिकॉज इसमें एक साथ 2 या 3 चीजें मर्ज की जाती हैं। जब एक से ज्यादा चीजों को मर्ज किया जाता है, तो आप उसमें टाइम वहां वेस्ट नहीं कर सकते। कि जैसे आपके दिमाग में अभी अभी आ रहा होगा, है ना अभिषेक, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सबसे पहले हम जीडीपी एमपी की डेफिनेशन बताएंगे, फिर हम जीडीपी एफसी की डेफिनेशन बताएंगे,
फिर हम दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है वो बताएंगे, फिर हम फॉर्मूला के जरिए बताएंगे जीडीपी एमपी जीडीपी एफसी से कैसे ज्यादा होता है, और आंसर खत्म, है ना। लेकिन ये बेवकूफी है, ये गलत हो गया। ठीक है, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे वो चीज सुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ जो रिलेशनशिप पूछा है जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी के बीच का, उसको बताने के लिए आप अगर इनकी डेफिनेशन बता रहे हो, वो एक एक्स्ट्रा चीज है, यू कैन बता दीजिए। आप कह रहे हो सर स्मूथ रनिंग के लिए, शुरुआत के लिए, रेंगने के लिए हम ये बता रहे हैं, चलिए बता लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी की आपने डेफिनेशन बता दी पहले। आपने बता दिया कि भाई जीडीपी एमपी के अंदर हम मार्केट प्राइस को कंसीडर करते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे, सब्सिडी माइनस करेंगे। और जीडीपी एफसी के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करेंगे और सब्सिडी प्लस करेंगे। ठीक है, तो वो चीज क्या स्मूथली आ रही है? नहीं ना, आंसर के अकॉर्डिंग नहीं जा रही। तो रिलेशनशिप उन दोनों में ये है, इफ वी कंसीडर जीडीपी एमपी, है ना। अब रिलेशनशिप सुनो, मेन बात क्या है जिसपे नंबर मिलेंगे। इफ वी कंसीडर जीडीपी एमपी, वी आर सीइंग द परसेप्शन ऑफ कंज्यूमर in the economy. Okay. And all the consumers in the economy used to buy the goods at the rate enshrined by GDP MP. Okay. And if we see the perception of industries or the firms, तो अगर हाउस होल्ड्स के परसेप्शन से देखें तो जीडीपी एमपी वाला परसेप्शन चलेगा हमारा, क्योंकि उसी में सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। और अगर आप फर्म्स के परसेप्शन से देखें तो जीडीपी एफसी वाला परसेप्शन चलता है, बिकॉज उसके अंदर मार्केट में गुड्स नहीं गया होता, गुड्स की वैल्यू क्या बनी है बस वो निकल के आती है और कुछ नहीं। ये है मेन रिलेशनशिप इसका। फर्दर मोर, जब आप जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी को एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे, तो इसको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए मैंने फर्म्स और हाउस होल्ड की बात तो कर ही दी है। यू कैन शो द नॉमिनल फ्लो, आप इसमें नॉमिनल फ्लो को दिखाएंगे। और आप चाहें तो पूरा का पूरा सर्कुलर फ्लो जो टू सेक्टर मॉडल का निकलता है, नॉमिनल रियल और दोनों दिखा सकते हो, और उसमें बता सकते हो कि जीडीपी एमपी क्या है, जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड के पास आ रहे हैं। सही है, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हो रहा है वो क्या है, पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीडीपी एमपी में आ रहा है। सही है, समझ रहे हो। और जीडीपी एफसी में क्या आ रहा है, जीडीपी एफसी में क्या आ रहा है कि फर्म्स ने जो गुड्स को रेडी कर लिया वो जीडीपी एफसी है, लेकिन जब वो हाउस होल्ड के पास पहुंचेगा तो वो जीडीपी एमपी पर होगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक लीकेज हो गया, टैक्सेस लग गए ना। तो बस वो चीज आपको लीकेज इंजेक्शन से भी बतानी पड़ेगी। समझ गए कितने टॉपिक जुड़े इसके अंदर। सबसे पहला जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी दोनों कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, परसेप्शन किसके हैं। फिर उसके बाद में इसमें ये जुड़ गया कि इसके अंदर सर्कुलर फ्लो मॉडल कैसे आ गया। सही है, और तीसरा ये जुड़ गया कि सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर एमपी की वैल्यू ज्यादा कैसे और एफसी की वैल्यू कम कैसे। एमपी की वैल्यू ज्यादा ऐसे बिकॉज उसके अंदर एक चीज जुड़ गई एक्स्ट्रा जो ज्यादा पे करनी पड़ेगी, एंड व्हाट वाज दैट, टैक्सेस। सही है, और एफसी के अंदर एक चीज कम हो गई थी, व्हाट वाज दैट, सब्सिडी, यानी वैल्यू कम देनी पड़ी, तो इसलिए वो फ्लो को बढ़ाने में रेस्पॉन्सिबल था। तो इंजेक्शन लीकेज को आपने टेक्निकली एक्सप्लेन भी नहीं किया लेकिन आ भी गया, है ना। आपने उसमें केवल टैक्सेस और सब्सिडीज को एक्सप्लेन करा। तो ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने का एक सही तरीका है। समझ में आया? जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ना, वो नॉर्मल क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, नॉर्मल, कठिन वाले नहीं। ये नॉर्मल है, कठिन वाले तो अलग हैं। अभी जब मैं इस पेज को नीचे ले जाऊंगा ना, तो एक दौर ऐसा आएगा जब आप ये कहोगे ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं हमको, ऐसी भी चीजें होंगी। अभी तक जो तीनों क्वेश्चन बताया उनका चीज याद है ना, उसमें सीन के लिखना कैसे है ना। हाँ, अगेन आई विल से, अगर आप इस एग्जाम में इसको एग्जाम में एक्सप्लेन करके आते हो और आप जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी की डेफिनेशन लिख देते हो, देन नथिंग डूइंग, कोई ऐसा नहीं हो रहा कि उसको काट देंगे या कुछ। टीचर विल वेट कि आप जहां मेन आंसर लिखोगे उसको वो चेक करें। सही है, अब इमेजिन करो सक्षम, आप सेम ये आंसर एग्जाम में लिख के आ रहे हो, मैंने आपको नहीं बताया, आपने अपने पेट से लिखा आराम से, है ना। तो आपने क्या करा कि पहले जीडीपी एमपी की डेफिनेशन दी, फिर जीडीपी एफसी की डेफिनेशन दी, आधा पेज हो गया। फिर उसके बाद आपके दिमाग में थोड़ा सा जो आया, आपने जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बता दिया, और आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब ऐसे वाले जो बच्चे होते हैं ना, जो इस तरह का आंसर लिख के आए होते हैं, उनकी निगाह यहाँ होती है कि यार मेरा आंसर कौन पेज का तो हो ही गया था, और 4 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन तो हाफ पेज में भी होता है इकोनॉमिक्स में, सर ने ही बताया था।
है ना। और हम तो कौन भेज लेके आए, इसमें तो मेरे फुल मार्क्स होने चाहिए, और फिर उनके नंबर कम आते हैं बोर्ड में। फिर वो कॉपी या एवेल्युएशन डालते हैं, और फिर एवेल्युएशन में भी कॉपी चेक नहीं होती है ठीक से। फिर वो सीबीएसई पे गुस्सा देते हैं और जल्दी से ओवरकम करके आगे बढ़ जाते हैं। समझ रहे हो। तो अगर इन चीजों पर ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो वो निराशा आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है। मुगालते में मत रहो। हर आंसर कितना लिखना है पहले पूछ लो, उसके बाद लिखो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब जो मैंने अभी बताया उस चीज के बेसिस पर इस आंसर को बताना है ना। कमेंट ऑन व्हाई इंटरमीडिएट गुड्स आर एक्सक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कमेंट करना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों एक्सक्लूड कर दिया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम। क्या पूछ रहे हैं ये, अंदर की बात क्या है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में अंदर की बात थी परसेप्शन, है ना। एक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव था, मतलब एक हाउस होल्ड पर्सपेक्टिव था और एक फर्म पर्सपेक्टिव था, और उसी से हमने सिंथेसिस करके आंसर को सर्कुलर फ्लो मॉडल की तरफ डाल दिया। इसमें क्या सर्कुलर फ्लो मॉडल के अलावा इसमें क्या चीज आ रही है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि ओ ये पूछ रहा है, क्या आया बताओ। मुझे ही लगा था इतना टाइम लगेगा। हाँ, बट अगर इसको गौर से देखोगे तो बोल रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे। या अंदर की चीज जो छुपी हुई है वो है डबल काउंटिंग। सही है। यहाँ डबल काउंटिंग छुपी हुई है। ठीक है। यहाँ आपको सिंपल सा ये बताना है कि इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड किया जाता है ताकि डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स ना हो। सही है। ये बड़ी सिंपल सी चीज है कि इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड इसलिए कर रहे हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम, ताकि डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स ना हो। चूंकि अगर डबल काउंटिंग ऑफ गुड्स हो जाती है तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी हमने काउंट कर लिया और फिनिश गुड्स को भी काउंट कर लिया, और इसकी वजह से जीडीपी, एमपी या एनएनपीएफसी, मतलब हमारी नेशनल इनकम या हमारी डोमेस्टिक इनकम, दोनों के दोनों जो हैं वो गलत डेपिक्ट होंगे। सही है। तो इंटरमीडिएट गुड्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है। बिकॉज हम केवल वी आर ओनली सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑल्सो। समझ में आ गया। इतना सा लिखना था इसके अंदर। और जैसे कि मैंने आपको कहा था इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन जितना मांग रहा है बस उतना लिखना है आपको। दिस इज इट। अब आप जब इसे एक्सप्लेन करने के लिए जाएंगे तो आप बता सकते हो कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं पहले। उसके बाद में आप ये बताओगे इंटरमीडिएट गुड्स क्यों कैलकुलेट नहीं होते हैं, डबल काउंटिंग हो जाएगी। फिर आप बता सकते हो कि डबल काउंटिंग क्या होती है। फिर उसके बाद आप बता सकते हो कि डबल काउंटिंग ना हो उससे बचने के लिए क्या क्या चीजें कैलकुलेट नहीं करते हैं। दैट्स इट। सही है। उत्ते से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़े। चलिए तो हमने पढ़ लिए 1 2 6 7, और अब पढ़ते हैं अप्लाई 11 12। ठीक है। अप्लाई वाला जो क्वेश्चन है इसमें ना आपको बनना पड़ता है चाणक्य। चाणक्य का मतलब क्या है अभी समझना। 11th क्वेश्चन को सुनो। कमेंट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऑन नेशनल इनकम। यानी अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बढ़ जाए तो उसका इम्पैक्ट नेशनल इनकम के ऊपर क्या होगा। बढ़ जाएगी। वाह, मतलब अप्लाई वाले क्वेश्चन में हमसे कमेंट करने के लिए पूछा गया है, और कमेंट में आप क्या बोल रहे हैं, बढ़ जाएगी, इंक्रीज, बस। बेटा चाणक्य बनना है तुम्हें, चाणक्य। चाणक्य का मतलब होता है, चाणक्य का मतलब होता है आपको अगर कोई चीज का डिसीजन लेने के लिए कहा जाए। चाणक्य कौन थे, क्या वो राजा थे। नहीं, चाणक्य राजा नहीं थे। उनका काम था राजा को समझाना कि राजा अच्छे से डिसीजन ले सके। अब राजा को अगर कोई वो बात कहेंगे डिसीजन लेने के लिए कि ये डिसीजन लो, तो राजा अंधभक्ति में यूं ही मान लेगा उसको। राजा पूछेगा, वाई शुड आई, मैं क्यों मान लूं आपकी बात को, पूछेगा ना। तो फिर यहाँ बताओ ना, क्यों। वो क्यों बताने में सारा का सारा आंसर है। और ये वाले आंसर सबसे छोटे होते हैं, सबसे छोटे। मतलब ये आंसर आप इमेजिन करिए 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के इस क्वेश्चन में आपको लिखने हैं मुश्किल से 6 7 लाइन बस। 6 7 लाइन के 3 नंबर मिल जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है। बताइए क्या इम्पैक्ट रहेगा।
आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, हम 6-7 लाइन तो लिखनी है, अब क्या करें, हम नफिया की डेफिनेशन लिख देंगे पहले। हैं? आ रहा है दिमाग में? नेशनल इनकम की डेफिनेशन लिखोगे? सही है, सही है। मतलब पहले नफिया की डेफिनेशन, फिर नेशनल इनकम की डेफिनेशन, और फिर बढ़ाना घटाना वो कब बताओगे? वो उसके बाद में बताओगे। पहले पढ़ा अच्छा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आगे बढ़े। चलिए, तो यहां पर ये बात कह रहा है बड़ी सिंपल सी, ध्यान से समझिएगा। हम्म अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो बढ़ जाती है, तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी। वाई? बिकॉज नेशनल इनकम के अंदर जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं जोड़ते हो तो वो क्या होती है? वो डोमेस्टिक इनकम होती है। और डोमेस्टिक इनकम के अंदर अगर हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ा, तो उसका मतलब यह है कि इंडिया की रिसोर्स, जो मैं बोल रहा हूं ना वो लिखना है ना, उसका मतलब यह है कि इंडिया की रिसोर्सेज जो बाहर डिप्लॉयड हैं उनकी जो इनकम है जब इंडिया के अंदर आएगी तो नेशनल इनकम एनरिच हो जाएगी। सही है। और नेशनल इनकम के एनरिच होने पर हम ये बोल सकते हैं कि जो एनडीपीएफसी हमारे इंडिया की इनकम में एक रोल प्ले करती है, उससे ज्यादा रोल एनएनपीएफसी प्ले करेगी, बिकॉज एनडीपीएफसी इज स्टिल इनकम्प्लीट। लेकिन जब हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे तो इंडिया की रियल नेशनल इनकम निकल के आएगी। समझ गए? रियल नेशनल इनकम, नेशनल इनकम शब्द नहीं बोल सकते। हम्म क्योंकि एनएनपीएफसी का मतलब ही नेशनल इनकम है। तो आप ये कहेंगे कि जब आप डोमेस्टिक इनकम के अंदर नफिया को जोड़ देंगे तो इंडिया की रिसोर्सेस की रियल वैल्यू निकल के आएगी, वेदर फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी और फ्रॉम आउटसाइड। समझ गए? हम कान को ऐसे पकड़ने की जगह ऐसे पकड़ रहे हैं बस, पकड़ कान ही रहे हैं अभी भी। सही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया की रियल नेशनल इनकम निकल के आएगी। हम बस ये कह रहे हैं कि अगर हम केवल डोमेस्टिक इनकम को देखें तो अभी भी इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर उसमें नफिया को जोड़ देते हैं तो इंडिया की रिसोर्सेज की रियल वैल्यू निकल के आएगी। अब इंडिया की रिसोर्सेज क्या है जो बाहर है, वो क्या है? फैक्टर बाहर है ना? तो इंडिया के जो रियल वैल्यू निकल के आएगी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो कैसे निकलेगी? जब बाहर के फैक्टर्स भी आप काउंट कर लो, वो फैक्टर भी तो इंडिया से ही गए थे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? फैक्टर यहां से गया और फिर उससे इनकम आई। राइट? तो आपका नफिया जितना ज्यादा बढ़ रहा है वो कई सारी चीजें दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, नफिया का बढ़ना किस किस चीज की वजह से होता है? एक्सप्लेन कर दो, पॉइंट्स लिखने हैं, बेहतरीन। मतलब मैं अगर इसका आंसर बनाने के लिए जाऊं तो मैं इसमें बस ये बताऊंगा कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। बट पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि डोमेस्टिक इनकम जो नफिया के बिना जोड़े निकल के आती है वो एक इनसफिशिएंट फिनोमिनन है। और जब आप उसके अंदर इंडिया के फैक्टर्स जो कि बाहर हैं देश से उनको भी जोड़ देते हो तो इंडिया के फैक्टर्स की रियल वैल्यू निकल के आती है, और उससे जो इनकम निकलती है वो भी पूरी निकल के आती है, एक्चुअल निकल के आती है, एंड व्हाट वी कॉल इट नेशनल इनकम। सही है। और हम फिर उसमें बताएंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहला, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बढ़ने का कारण है कि इंडिया के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी डिमांड बाहर के देशों में बढ़ जाए। सही है। दूसरा, इंडिया के लोग जो वहां पर काम करने के लिए गए हुए हैं वो पहले से ज्यादा इनकम फैच करने लगे। सही है। उसके अलावा और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या आता है, मतलब यू नीड द डेफिनेशन ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसके अंदर। समझ रहे हो? तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में क्या क्या आता है, उसके अंदर कैसे इंक्रीमेंट आ रहा है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हो, एंड योर आंसर विल बी कंप्लीटेड। समझ में आ गया? अब इसको अप्लाई में क्यों लिया है? बिकॉज यू आर अप्लाइंग द डेफिनेशन ऑफ नफिया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नफिया की डेफिनेशन को अप्लाई करके आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। समझ गए? ठीक है। हाँ जी। नफिया की वैल्यू जब तुमने लगा दी तभी तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाया, उसके बिना तो सॉल्व नहीं हो सकता ना ये। तो जो इंसान अपने आप को ये सोचता है नफिया क्या होता है, मतलब
फ्रॉम वाले को प्लस करना है और टू वाले को माइनस करना है। तो ये बॉडम लोग कभी इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, वो यूं ही कहेंगे आउट ऑफ कोर्स आ गया। तो उसकी इनकम वाले पॉइंट तक तो पहुंच रहा था। हाँ वो पूरे तक पहुंचना है बेटा। अब ट्वेल्थ है, अब नहीं है 11th। ठीक है, चलिए अब आते हैं 12th पे। बताइए, कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ राइज इन डेप्रिसिएशन इन एनडीपी। कमेंट ऑन द इफेक्ट ऑफ राइज इन डेप्रिसिएशन ऑन एनडीपी। बताइए, अगर डेप्रिसिएशन में राइज होगा तो एनडीपी पे क्या असर पड़ेगा? एनडीपी कम हो जाएगी, सही है। और अब तो पता ही है, अब तो सिंपल है, बताओ। अब बिना डेप्रिसिएशन के बहुत कम जीडीपी निकलता है, और जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन कम होगा उतना। देखो, अगर हम जो है एनडीपी निकालते हैं तो हमें लिटरल वैल्यू मतलब रियल कंडीशन पता चलती है एनडीपी निकालने से। तो डेप्रिसिएशन का डिडक्ट होना जीडीपी से जरूरी है ताकि हमें रियल कंडीशंस पता चल सके इकोनॉमी की। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है तो जाहिर है एनडीपी घट जाएगा। तो डेप्रिसिएशन के बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो निम्न प्रकार हैं। आर द फॉलोइंग, बताइए डेप्रिसिएशन के बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। हैं? जब आप लगातार टेक्नोलॉजी के अंदर नए नए अपग्रेड्स देखते हो तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है। जब आपके देश के अंदर कैपिटल गुड्स ज्यादा हो तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है। समझ गए? जब आपके देश के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा हो और इंपोर्ट्स कम हो तब डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है। And I think all these things are good for the economy. So if the depreciation is increasing in our economy, then it's good for the economic status. But at the same time, we can see that the GDP is much lesser than NDP. Okay, much higher than NDP, and that does not show the real picture of the economy. सही है। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी की जो इकोनॉमी, अब ये लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको बस। अभी अगर हम नरेंद्र मोदी की कंडीशन देखो तो बार बार जीडीपी गिनाते रहते हैं। अब जीडीपी वो गिनाते रहते हैं तो उसके अंदर ये जो डेप्रिसिएशन है वो काउंट नहीं हो रहा, वो जीडीपी का इंक्रीमेंट दिखा रहे हैं। लेकिन अगर वो एनडीपी को गिना है तो उसमें डेप्रिसिएशन काउंट होने लगेगा, जिसकी वजह से रियल कंडीशन पता लगेगी। तो एनडीपी रियल कंडीशन को डिपेक्ट करता है, इसीलिए एनडीपी का जो इम्पैक्ट है, मतलब जो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट है, वो एनडीपी के ऊपर काफी बड़ा है। समझ गए? क्या हुआ? कुछ सन्न रह जाने वाली चीजें हो गई है ना? वो सन्न रह जाने वाली चीजें नहीं है, ये ऐसे ही करना है। अभी तो मैं एनालाइज पर नहीं गया हूं। 7 कर लेते हैं, 7 इज द गोल्डन फिगर, है ना, मैजिकल नंबर होता है 7, है ना। 7 क्वेश्चंस कर लेते हैं, एनालाइज का एक और कर लेते हैं बस। सही है, उसको करना। अभी मैं आज एईसी तो आपको दिखाई नहीं रहा, है ना। आज एनालाइज का एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। कमेंट ऑन द रीजन वाई जीडीपी में इंक्रीज विदाउट एन इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एनालाइज करता क्या है? एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप किसी क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसमें कंडीशंस को कंपेयर करने लगो, और उस कंडीशन को कंपेयर करने के बाद में जो दोनों के बीच में एक गैप आए, क्या बोलते हैं उस गैप को? डेविएशन। दोनों के बीच में जो डेविएशन आए, उस डेविएशन का आप रीजन बताओ। समझ गए? उसको बोलते हैं एनालिसिस। यानी एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन होता है वो लिटरली इजी होता है। अगर तुमने केयूए के क्वेश्चन करे हुए हैं तो एनालिसिस वाला जो क्वेश्चन है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही आंसर दिया होता है उसका, काफी हद तक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तुम्हें इजी लगेगा, हालांकि ये कठिन है, लेकिन मैंने अभी तुम्हें केयूए बता दिया है ना, तो ये तुम्हें इजी लगेगा। पढ़ के देखो। comment on the reason why जीडीपी में इंक्रीज विदाउट एन इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। रीजन पर कमेंट करना है कि जीडीपी कैसे इंक्रीज हो सकती है बिना इकोनॉमिक वेलफेयर में इंप्रूवमेंट के। अब अभी अभी इसके बारे में हमने चर्चा की, नरेंद्र मोदी वाली बात मेरे मुंह से निकल गई, है ना। हाँ जी, बताएं जरा।
रीजंस पे कमेंट करना है कि जीडीपी कैसे बढ़ सकती है बिना इकोनॉमिक वेलफेयर के बढ़े हुए। अब तुम्हारे दिमाग में जा रहा होगा इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है? अटक गए? दिमाग खराब। बेवकूफों, इकोनॉमिक वेलफेयर वो होता है जो तुमने हजारों साल पहले पढ़ा था, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी, है ना? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, उससे क्या निकलता था फूफा जी? जीडीपी इन्फ्लेटर निकलता था। वही तो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, और क्या होता है? तो बेटा जीडीपी के बढ़ने से, ठीक है, यहाँ जीडीपी के बढ़ने से जो इंप्रूवमेंट है वो इकोनॉमिक वेलफेयर के ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है? मतलब यहाँ ये पूछ रहे हैं कि जीडीपी बढ़ सकती है लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर में इंक्रीमेंट ना हो, ये हो सकता है। तो अब जरा इमेजिन करिए कि इकोनॉमिक वेलफेयर में इंप्रूवमेंट ना हो रहा हो, उसके लिए फॉर्मूला में घुसना पड़ेगा तुम्हें। इन्फ्लेशन ना हो रहा होगा। हाँ देखो, एनालिसिस जो होता है ना वो फिगर्स में जाता है हमेशा, फिगर में जाता है वो हमेशा। जैसे कि एक नॉर्मल एनालिसिस वाला क्वेश्चन, इमेजिन करो कि तुम्हारी इनकम 100 रुपए है और तुम उस इनकम के अंदर से 70 रुपए खर्च कर देते हो, तो एक साल के अंदर तुम कितने पैसे बचा पाओगे? तो आप क्या कर रहे हो? 30 × 365, वहां पहुंच गए ना डायरेक्टली, क्योंकि इससे पहले का हिस्सा तुम्हें इतना इजी लगा कि तुमने बाकी हिस्से को छोड़ दिया। यू आर नॉट सपोज टू राइट एवरीथिंग, यू आर जस्ट सीइंग द मेन पिक्चर। कि 365 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 365 को 30 से मल्टीप्लाई करें यार, थोड़ा कठिन नहीं हो जाएगा? ऐसा करो, 30 का जीरो हटा दो, 365 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 365 को अगर 400 मान ले तो भैया 1200 के लगभग आ जाएगा, ऐसा बोलोगे ना मेरे से? आया? अब वो कैसे करके आया? आपने एनालाइज ही तो किया उसको। क्या आपने लिख कर देखा ये सब? नहीं ना, बस एनालाइज किया और हो गया। तो ये जो एनालिसिस है इसके अंदर आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आपका दिमाग क्या सोचना चाह रहा है? तुम पहुंच नहीं रहे हो मगर मैं पहुंच रहा हूं। इमेजिन करो कि जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला है वो क्या है? नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। अब मैंने आपको एक बात कही थी जीडीपी फिल्टर निकालने के टाइम पे कि बेटा अगर आपको जीडीपी गिवन है तो नॉमिनल में भी जीडीपी चाहिए और रियल में भी जीडीपी चाहिए, और फिर डिफ्लेटर निकलेगा। और अगर नॉमिनल में जीएनपी है तो आपको रियल में भी जीएनपी चाहिए। सही है? अब कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि आप कंपेयर करोगे 2 साल का, पिछला साल, ये वाला साल, पिछले वाले साल का नॉमिनल रियल, इस वाले साल का नॉमिनल रियल। अब कंडीशन यहाँ कह रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है ना? पिछले साल जो जीडीपी था उससे नया वाला जीडीपी बढ़ रहा है, सही है, लेकिन वेलफेयर के अंदर कोई चेंज नहीं आया। कब नहीं आया होगा? कब नहीं आया होगा? दिखाऊं? कब नहीं आया होगा? देखो अब नहीं आया होगा। इमेजिन करो कि पिछले साल आपने किया, नॉमिनल अपॉन रियल होता है ना, तो देखो एन अपॉन आर इंटू 100, ये हम जानते हैं ये होता है ना? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब जरा इसी फॉर्मूले के अंदर घुसकर इसको सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है? देखिए, इमेजिन करिए कि पिछले साल का नॉमिनल था 150 और रियल था 120 इंटू 100, तो क्या आंसर आया? है ना? वॉट एवर इट बी, नया वाला जो है वो आपका हो गया 200 और ये वाला हो गया 160 इंटू 100। अब क्या आंसर आया बताइए? 125। इसका आंसर आ रहा है आपके 125। अब बेटा 125 कैसे आया वो सुन लो। देखो 120 है और ये 150 है, तो 120 में 150 में कितना अंतर है? 30 का। सही है? तो बस यहां पर कितना इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है आपको? 25% का इंक्रीमेंट दिख रहा है ना? तो वही 25% 100 में जोड़ दिए, 125 हो गया। सही है? ऐसे इसके अंदर देखो यहाँ 160 है, यहाँ 200 है, तो 200 160 में कितना अंतर है यहाँ पे? 25% का, तो यहाँ भी 125 हो गया। सही है? सही है? एंड प्रूव्ड। एंड प्रूव्ड। व्हाट प्रूव्ड? The proof is this, that we can see that the nominal GDP and real GDP is showing an increment, but at the same time we cannot see that the GDP inflator is increasing. GDP inflator is same. 13%। Yeah. So आपका एनालिसिस कहाँ रुका? आपका एनालिसिस यहाँ रुका that if the proportion of increase in nominal and real GDP is same,
वी कैन नॉट सी एनी इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। समझ में आ गया? तो ये है न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। समझ में आया? ये थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ना सुनने में। अब ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें यहां तक पहुंचना है, वही कठिन चीज है इसके अंदर। लेकिन अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि एनालिसिस वाले जो क्वेश्चन होते हैं हर चैप्टर में, वो होते हैं मुश्किल से 5-6। वो सारे तुम पहले से याद कर लो, तब बताओ कौन रोक लेगा तुम्हें। समझ रहे हो? तो आपको ना भरना है अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है। सही है? इट्स जस्ट लाइक कि आप जा रहे हो शूटिंग करने के लिए। अब शूटिंग में आपको इंसानों को मारना है, लेकिन उसके ऊपर आपके ना तो आपके ऊपर कोई पाप लगने वाला है, इंसानों को मारने पे ना तो आप पे पाप लगने वाला है, क्योंकि वो सारे जॉम्बी हैं। सही है? और तुम अपनी जिंदगी भी बचाए रखोगे, आराम से तुम सेफ जोन में खड़े हुए हो। सही है? तो एक बात बताओ, आपके पास हर गोली जो है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? बस वही वाली चीज है इसके अंदर। अगर आपने अपनी गोलियां ज्यादा से ज्यादा भरी हुई हैं, तो वहां क्वेश्चन पेपर देखने के बाद वो जॉम्बी तुम्हें काट के जॉम्बी बनाने नहीं आएगा। तुम उसे आराम से सर में गोली मारोगे और अगले जॉम्बी को मारोगे फिर। सही है? तो काम एंड कॉन्शियस होके अगर पेपर देना है तो ऐसे करके दो, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? अब जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। ठीक है? जो आपको करके देखने हैं। ठीक है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कि जीडीपी का सिग्निफिकेंस क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने में। तो आपने पहले जीडीपी की डेफिनेशन बताई प्रॉपर सी। सही है? और इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए आप उसमें क्या करते हो वो एक्सप्लेन किया। क्या? पीडीएफ में ग्रुप पर भेजूंगा। ठीक है? फिर डेप्रिसिएशन का मीनिंग आप एक्सप्लेन कर देंगे, कैपिटल लॉस से कंपेयर कर देंगे, और फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन का क्या रोल है वो बता देंगे। ठीक है? फिर यहाँ आता है जीडीपी एनपी और जीडीपी एफसी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों के बीच में आप कमेंट करेंगे। सही है? तो रिलेशनशिप आप प्रॉपर से बता सकते हो। ठीक है? पहले रिलेशनशिप बताओ, उसके बाद में डेफिनेशन बताओ। डेफिनेशन अगर पहले ही बता दोगे तो उसका बहुत बड़ा रोल उसमें नहीं आ रहा है। सही है? एक्सप्लेन करने के टाइम पे आप समझ पा रहे हैं कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक जा रही है चीज। ठीक है? इंजेक्शन लीकेज भी इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे। फिर ये आता है कि इंटरमीडिएट गुड्स को एक्सक्लूड क्यों कर देते हैं, तो डबल काउंटिंग के ऊपर बात जा रही है, और आपको बताना है कि डबल काउंटिंग यानी इंटरमीडिएट गुड्स वगैरह को एक्सक्लूड करना वगैरह, ये सब चीजें क्या और लेके आता है। फिर आप अप्लाई में आते हैं कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का बढ़ना किस चीज को सिंबलाइज करता है। तो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ये बता देंगे पहले। उसके बाद बताएंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किस किस चीज से बढ़ती है। ठीक है? वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का एक्सप्लेनेशन पहले दे देते हो डेफिनेशन का, तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि वो पूछा नहीं गया है। फिर आता है डेप्रिसिएशन के बढ़ने से क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताने से ज्यादा जरूरी इसमें यह है कि एनडीपी के अंदर डेप्रिसिएशन के बढ़ने की वजह से कमी आती है, एनडीपी कम हो जाता है। सही है? लेकिन साथ ही साथ आपको रियल कंडीशन इकोनॉमी की पता चलती है, रियल सिचुएशन आपको पता चलती है। समझ गए? ये फिर लास्ट ये वाला क्वेश्चन आ गया कि जीडीपी जो है वो कैसे बढ़ सकती है अगर इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो जीडीपी जो है वो बढ़ सकती है अगर नॉमिनल और रियल के अंदर प्रपोर्शन सेम हो। मतलब आंसर बहुत सिंपल है कि अगर नॉमिनल और रियल का प्रपोर्शन सेम हो तो इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर चेंज नहीं आएगा। सही है? बट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा सा और जद्दोजहद करनी पड़ी। तो 7 क्वेश्चन आपके हाथ में हैं। आई विल सी कि आप 7 में से कल कितने करके लेके आते हो। ठीक है? वीडियो आपके ग्रुप पर पहुंच जाएगी।